दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था दोस्तों, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 9th को, जिसका टॉपिक था व्यापारी राज्य और तीर्थ यात्री। तो दोस्तों आज हम लोग उसी क्लास को फटाफट रिवाइज करेंगे और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने इस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। यह क्लास स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जामिनेशन, टीएसटी, पीएसटी, सुपर टेट, सी टेट, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, डी ट्रिपल एस बी, आर ओ एंड ए आर ओ, इवन ऐसे सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें यह टॉपिक आता है। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले 4 लाइनें आप लोगों के लिए, तो ध्यान से सुनिए। क्या है दोस्तों 4 लाइनें? जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा था किस तरीके से व्यापारी अपने देश से सामान दूसरे देशों में ले जाकर बेचते थे, अर्थात हजारों साल पहले भी अपने देश का व्यापार अदर देशों से चलता रहा है और अपना देश जो है हर राज्य, हर कोने में एक विशेष प्रकार की वस्तु के लिए जरूर फेमस रहा है। आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पहला टॉपिक है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो हम सभी लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत सोने के लिए, मसाले के लिए, काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध हमेशा रहा है। हमेशा से दोस्तों, चाहे गोल्डन हो, चाहे मसाले हो, जो कि स्पेशली मसाले कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। और सोने की जो कोलार खान है वह कर्नाटका में है। काली मिर्च ये सब यहीं पाई जाती है केरल में। कीमती पत्थर भी पाए जाते हैं। तो ये सब चीजें दक्षिण भारत में भरपूर मात्रा में हमेशा से मिलती रही हैं। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। और काली मिर्च और सिर्फ सिर्फ उस समय कहाँ पैदा होती थी? भारत के दक्षिणी हिस्से में ही होती थी। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। अगर आपसे कभी पूछा जाए जब भारत के साथ व्यापार था काली मिर्च का रोम साम्राज्य के साथ, उस समय रोम साम्राज्य में काली मिर्च को क्या कहते थे? काले सोने के नाम से जानते थे। अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। यहां से पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में अनेक रोमन के सिक्के मिले हैं, अर्थात बहुत सारे ऐसे दक्षिण भारत में स्थान हैं जहां पर खुदाई करने पर पुरातत्व विभाग ने रोमन के गोल्डन कॉइन ढूंढकर निकाले हैं। तो इससे पता चलता है कि रोमानिया क्या करते थे? इंडिया के साथ व्यापार किया करते थे। रोम में व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते हुए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। देखिए दोस्तों होता क्या था कि ये लोग मौसम देखकर हमेशा चलते थे और जब समुद्र में पानी का जहाज चलता था तो सिर्फ वो हवा की दिशा में ही उसे चला पाते थे। तो ये कैसे आते थे? जैसे इनमें से कुछ क्या करते थे, समुद्र के किनारे चलते हुए अरब सागर और बंगाल की जो खाड़ी थी वो पार करते थे। अफ्रीका अरब के पूर्वी तट से ये कुछ उपमहाद्वीप सटे हुए थे और पश्चिमी तट पर यहाँ से ये लोग पहुंच जाया करते थे। और दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून था उसके साथ चलना इनके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होता था। हम लोग देखेंगे राज्य। देखिए इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझे कि जो कावेरी नदी है ये दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध नदी है। दूसरी बात, इसके आसपास का जो भी एरिया है वो बहुत अधिक उपजाऊ है। तीसरी बात, कावेरी के बारे में जाने, ये जो नदी है इसमें वर्ष भर पानी रहता है, अर्थात जब जून में मानसून आता है तब भी इसमें बारिश की वजह से पानी होता है। जब मानसून अक्टूबर नवंबर में वापस जाता है
तब भी इस नदी में पानी होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे जो कावेरी नदी है इसके आसपास क्या था, बड़ी उपजाऊ जमीन या मैदान हुआ करते थे। और दक्षिण भारत क्या था, एक तटीय प्रदेश था। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, तो टोटल 9 राज्य हैं। देखिए कौन कौन से 9 राज्य हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 के 9 ऐसे राज्य हैं जो कहीं अरब सागर से, कहीं हिंद महासागर से, कहीं बंगाल की खाड़ी जो सागर है उससे सीमाएं लगाते रहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे संगम मुवेनदार क्या था। देखिए दोस्तों, यह तमिल शब्द जिसका अर्थ होता तीन मुखिया। सबसे पहले आप समझें, संगम मुवेनदार, संगम का मतलब होता वहां पर दक्षिण भारत में 3 शासक थे, चोल, चेर तथा पांड। इन्हीं को संगम मुवेनदार कहा गया है। और ये तकरीबन कितने टाइम पहले थे, तो दोस्तों ये थे 2300 साल पहले। दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे और इन सब के दो दो सत्ता केंद्र हुआ करते थे। देखिए पहली चीज, 2300 साल पहले दक्षिण भारत में शक्तिशाली कौन से शासक हुआ करते थे, चेर, चोल, पांड। और दूसरी बात कि इनके दो दो सत्ता केंद्र हुआ करते थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में होता था। तटीय का मतलब होता है किसी ना किसी सागर या महासागर से जुड़ा हुआ होता था, उसे तटीय हिस्सा कहा करते थे। और एक जो दूसरा इनका सत्ता केंद्र होता था वो थोड़ा सा अंदर हुआ करता था। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह 6 केंद्रों में से, किसमें, 6 केंद्रों में से बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार। देखिए चोलों का जो पत्तन था उसे पुहार कहते थे या कावेरी पट्टनम। चोलों का जो पत्तन था जहां से पानी के जहाजों पर सामान लाद के एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता था या अन्य देशों से अपने देश में आता था, तो पुहार कहते थे चोलों का जो पत्तन था, या इसी को कावेरी पट्टिनम भी कहते थे। दूसरा जो पांड्य थे, इनकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वह मदुरै थी जो कि तमिलनाडु में है। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। यहां पर दोस्तों कर है, अर्थात ये टैक्स नहीं लेते थे। इनका कहना था कि जब हम लोग आए या हमारी सेना आए तो उनको आप किसी भी प्रकार का टैक्स ना दें या कर ना दें, सिर्फ और सिर्फ कुछ उपहार दें, कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक, देखिए 200 वर्षों के बाद सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। और सातवाहन जो वंश था, इसके सबसे शक्तिशाली, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल और जिनकी राजनीति, कूटनीतिक, जिन्होंने विभिन्न राज्यों पर राज किया हो, आक्रमण किया हो, पराक्रमी राजा हो, वो थे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। देखिए गौतमी पुत्र, गौतमी इनकी माता जी का नाम है और सातकर्णी ये इनके बेटे थे। ये काफी पावरफुल रहे हैं और इस पर साउथ इंडियन की मूवी भी बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान दिए गए अभिलेख से पता चलता है। गौतमी ने बलश्री द्वारा दान क्या दिया था, उन्होंने एक अभिलेख दान दिया था जिस अभिलेख में इनकी चर्चा थी। लिखा था गौतमी पुत्र सातकर्णी पराक्रमी राजा। इन्होंने इतने राज्यों पर आक्रमण किया और उन पर इन्होंने राज भी किया था। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, यह है दोस्तों रेशम मार्ग की कहानी। रेशम मार्ग क्या होता है, जहां से सिल्क या रेशम के कपड़ों को ले जाया जाता है, उस रास्ते को सिल्क पाथवे या रेशम मार्ग कहा जाता है। कीमती, चमकीले रंग, चिकनी, मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है, एक ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था कि बड़ी मुश्किल में पहले कीड़े से पत्ते, फिर उस तरह काफी कुछ प्रोसेस से ये रेशम प्राप्त किया जाता था। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर, देखिए रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई,
फिर उससे कपड़ा बनाया जाता था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था 7,000 साल पहले। देखिए, अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, जो रेशम बनाई जाती है, वह दोस्तों सबसे पहले किस देश में रेशम से कपड़े बनाने की टेक्निक खोजी गई थी? तो चीन में थी। लेकिन चीन हमेशा से एक्सपर्ट रहा, होशियार रहा है। 5,000 सालों तक इसने इस विधि को अपने तक छुपाए रखा। मात्र 2,000 साल पहले पता चला कि रेशम से भी कपड़े इस टेक्निक के माध्यम से बनाए जाते हैं। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छिपाए रखा। चीनी यात्री जिस रास्ते से यात्रा करते थे, वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध था। चीनी शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। चीनी शासक किसको किसको रेशमी कपड़े भेजते थे? ईरान और पश्चिमी एशिया के जो शासक होते थे, उनको उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। 2,000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में कुशाण थे। देखिए दोस्तों, उस दौरान यह ट्रेंड हो गया कि जो व्यक्ति रेशम के कपड़े पहनेगा, वह अमीर होगा, शक्तिशाली होगा और उसकी समाज में धौंस होगी। अर्थात कुल मिला के वह पावरफुल व्यक्ति होगा। फिर जब इस तरीके की चीजें होने लगी, तो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने के लिए एक शासक बहुत फेमस हुए थे, कुषाण। क्या थे? कुषाण फेमस हुए थे। हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म दोस्तों आज विभिन्न देशों में फैला हुआ है और इसके उपदेशों को लोग अवतरित करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार में कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। अगर कभी आपसे पूछा जाए, कुषाण जो वंश था, इसके जो सबसे फेमस और प्रसिद्ध राजा कौन थे? वह कनिष्क थे। उसने करीब 1,900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का भी गठन किया था। किसने यह किया था? कनिष्क ने, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार। बुद्ध की जीवनी क्या है? बुद्ध चरित्र है और इसके जो रचनाकार हैं वह कवि अश्वघोष है। कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना भी शुरू कर दिया था। पहले कैसी? ये खरोष्टी लिपि या प्राकृतिक भाषाओं का उपयोग किया करते थे। बौद्ध धर्म के जितने भी उपदेश हैं उस समय मैक्सिमम वे प्राकृत भाषा में हुआ करते थे, जिससे अधिक से अधिक लोग कनेक्ट उनसे हुआ करते थे। देखिए, बौद्ध धर्म में महायान का विकास। पहला, मूर्तियों में बुद्धि की उपस्थिति। जो उनके दो थे, हीनयान महायान, तो उनमें में से एक जो थे वह मूर्ति में क्या मानते थे? पहला, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति मानते थे। निर्माण प्राप्ति को पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता। बुद्ध की प्रतिमाएं मथुरा और तक्षशिला में बनाई जाने लगी। कहां पर? देखिए, मथुरा में और तक्षशिला में सबसे पहले युद्ध की मूर्तियां मीन्स बनाई जाने लगी थी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। अर्थात एक ऐसा भी समुदाय था जो मूर्तियों पर विश्वास करता था, लेकिन एक ऐसा भी समुदाय था इसी बौद्ध धर्म में, दो धर्म, इसमें दो यान थे, महायान, बौद्ध, हीनयान। तो इसमें में से एक का मानना था कि मूर्तियों में बौद्ध निवास करते हैं। एक का मानना था कि मूर्ति जैसी कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो कुछ है मेडिटेशन है और एकांत में एकांतवास करें और ध्यान लगाएं। लेकिन वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। बौद्ध धर्म पूरे मध्य एशिया, देखिए कहाँ कहाँ है, मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान तक फैल गया। दक्षिण पूर्व की ओर देखें, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैला गया। अब देशों और भी देशों में है दोस्तों फैल चुका है कौन सा? बौद्ध धर्म। अब देखते आगे, अब पढ़ेंगे तीर्थ यात्री। देखते भाई, देखो ऐसा है ना, जब उस समय राजा हुआ करते थे तो चीन के बहुत सारी तीर्थ यात्री आए। उन्होंने नालंदा में, तक्षशिला में ज्ञान अर्जन किया और उनको जो समझ में आया उन्होंने क्या किया? विभिन्न प्रकार की किताबों में लिखकर या पांडुलिपियों के रूप में लिखा। भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा शीहेन। क्या नाम था? फा शीहेन काफी प्रसिद्ध है।
1600 साल पहले आया, हेनसुआंग 1400 साल पहले भारत आया और उसके बाद इत्सिंग 50 साल पहले आया। तो आप देख पा रहे हो इस तरीके से ये लोग आए थे। हम लोग देखेंगे भक्ति की शुरुआत। देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ जिसमें हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई। इनमें कौन कौन से थे? शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जिस दौरान बौद्ध धर्म सबसे पहले आया था, उसके बाद धीरे धीरे हिंदू धर्म की भी चर्चा दोस्तों होने लगी थी। हिंदू धर्म भी फेमस होने लगा था। तो इतनी चीजें हम लोगों ने देखी हैं। एक बार और आपको दिखा दें, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि दक्षिण भारत में सोना था, मसाले थे, काली मिर्च थे, कीमती पत्थर हुआ करते थे और रोमन में सबसे ज्यादा काली मिर्च भेजी जाती थी। वहां पर रोमन में काली मिर्च को काले सोने अर्थात ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता था और इन सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भेजने के लिए समुद्री जहाजों और सड़कों का उपयोग किया जाता था। देखिए राज्य की बात करें तो इनमें क्या होता था, बहुत सारे जो दक्षिणी राज्य हुआ करते थे वह किससे अटैच थे? तटीय प्रदेश हुआ करते थे और जो यहाँ की कावेरी नदी थी उसके आसपास का क्षेत्र काफी उपजाऊ था। अब बात करें संगम हुवेनदार, तो ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता तीन मुखिया और इसमें कौन कौन से शासक थे? पांड्य थे, चोल थे, चेर थे, जिन्होंने 2300 साल पहले से वहां शासन किया और उस समय काफी शक्तिशाली हुआ करते थे और इन सबके दो दो सत्ता केंद्र होते थे। एक ऐसा सत्ता केंद्र होता था जो तटीय क्षेत्र में होता, अर्थात सागर महासागर से सीमा बनाता था। एक अंदर का होता था। फिर इतना चलने के बाद दोस्तों 200 वर्षों के बाद एक और राजवंश फेमस हुआ, सातवाहन, और इसमें जो सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा माना जाता है वह था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। कौन थे? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जो फेमस थे। रेशम मार्ग देखिए, ये क्या था? ये बेहतरीन कपड़े थे, चमकीले थे, रंग बिरंगे थे, मुलायम एकदम हुआ करते थे और ये चीन ने ही सबसे पहले यहाँ पर खोजी थी। चीन ने ही रेशम से कपड़े बनाने की टेक्निक खोजी थी। काफी हजारों साल तक इन्होंने दुनिया से छुपा के रखा। फिर ये ईरान के जो शासक हुआ करते थे या पश्चिमी एशिया के जो शासक होते थे उनको भेंट के तौर पर दिया करते थे। बौद्ध धर्म के प्रसार की बात करें तो कुषाणों का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क, उसने 1900 साल पहले 1900 साल पहले बौद्ध परिषद का गठन किया और उनके उपदेशों पर चर्चा की और बुद्ध की जो जीवनी थी बुद्ध चरित्र और उसके जो रचनाकार अश्वघोष थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। इसलिए वो भगवान बौद्ध या बुद्ध के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी या उपदेशों को खोजकर निकाल कर सुनाया करते थे। बाद में संस्कृत में लिखना भी स्टार्ट कर दिया था। बौद्ध धर्म में दो यान बन गए थे, महायान और हीनयान। तो एक मूर्ति में विश्वास करता था, एक मूर्ति में विश्वास नहीं करता था। तो इस तरीके से था दोस्तों। और देखें तीर्थयात्री, तो तीर्थयात्री की बात करें फासियन आया था 1600 साल पहले और हेनसांग आया था 1400 साल पहले और इत्सिंग आया था 50 साल बाद या 50 साल पहले उसके। भक्ति की शुरुआत इसी दौरान दोस्तों देवी देवताओं की चलन हो गई। हिंदू धर्म में विष्णु, शिव, दुर्गा इत्यादि देवी देवता शामिल हो गए और उन्हीं इनकी जानकारी किससे मिली थी? भगवत गीता से मिली थी। किससे मिली थी दोस्तों? भगवत गीता से इनकी जानकारी प्राप्त हुई थी दोस्तों। तभी से विभिन्न प्रकार की हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनने लगीं, कैलेंडर इत्यादि इनके बनने लगे और समय समय पर इनमें क्या होने लगा? आधुनिकीकरण भी होने लगा। दोस्तों क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। इसी तरीके की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। बट दोस्तों आपको क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।